नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग रांची लोकसभा क्षेत्र में हैं और जगह जगह चुनाव का माहौल है और जगह जगह रैलियां हो रही है और कई पार्टियां संघर्ष कर रही है, खासकर कांग्रेस संघर्ष कर रही है और लगातार अपनी कई रैलियां कर रही है और कहीं ना कहीं इस बार आदिवासी संगठन कांग्रेस को समर्थन किया हुआ है और आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में आ रहे हैं रैलियों में और समर्थन कर रहे हैं। इस वक्त हैं पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव। हम जानना चाहेंगे कि रांची लोकसभा क्षेत्र को लेकर और इस बार समर्थन को लेकर क्या कहेंगे। पहले जोहार रहेगा आपको मैडम। हाँ, जोहार। जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, TN न्यूज़ की तरफ से मैं आप लोग तक अपना अभिनंदन और जोहार पहुंचाती हूँ। तो इस बार रांची में 25 मई को चुनाव है और भी जगह चुनाव शुरू हो गया है, तो क्या कहेंगे इस आप लोग इंडिया गठबंधन को? देखिए, इस साल 2024 का जो आम चुनाव है, ये चुनाव नहीं महायुद्ध है। महापर्व का एक नाम भी इसके साथ दिया जाता है, मगर ये महायुद्ध है। महायुद्ध इसलिए क्योंकि अभी जो देश भर में माहौल है कि वर्तमान में जो सरकार बैठी है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी मंशा है, उनकी पार्टी की भी मंशा है कि इस देश के संविधान को, ऐसा संविधान जो विश्व में सबसे विशाल और सबसे बेहतरीन, जो हमारे देश के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को भी उसका जो संवैधानिक अधिकार दिलाने की बात करती है, उसके मान सम्मान की रक्षा करने की बात करती है, उसके जीने और उसका जीवन यापन के इंतज़ाम करने की बात करती है, वो सारी चीज़ों को ध्वस्त करके ये खुलेआम जो है भाजपा पार्टी जो है बनाम मोदी सरकार ये बोल रही है कि 400 पार करा दो भैया, हम संविधान बदल लेंगे। संविधान क्यों बदलेंगे भाई? किन्होंने इनको अधिकार दिया है और क्यों कर बदलेंगे? इनको किस चीज़ से परेशानी है? ये ऐसे लोग हैं, ये पार्टी आज की डेट में ऐसा काम कर रही है, ये आदिवासियों के लिए, दलितों के खिलाफ, पिछड़ा वर्ग के खिलाफ, और मैं तो कहूँगी कि ये हर एक उस देशवासी के खिलाफ में ये काम कर रही है। संविधान बदलागा तो लोकतंत्र ख़त्म होगा। तो क्या कहेंगे? सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि हम कतई ST/SC आरक्षण पसंद नहीं करते, तो क्या वास्तव में लगता है बीजेपी सरकार अगर आएगी तो ST/SC आरक्षण? देखिए, सदन में अगर प्रधानमंत्री के का ये बोलना होता है, अगर उनका ये व्यक्तित्व आता है, ये बयान अगर वो देते हैं कि SC ST OBC के आरक्षण, विशेष रूप से मैं सरकारी जो नौकरियों में इसका मैं घोर विरोधी हूँ और मैं इसको हर हालत में ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ये एक तरह से कह रहे क्योंकि ख़त्म इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे जो आरक्षित वर्ग से लोग आके सरकारी नौकरी करते हैं तो वो निकम्मे हैं, नालायक हैं और वो जो है सरकारी कामकाज का स्तर गिराते हैं। तो क्या कारण है? क्या जो लोकसभा के सभापति हैं माननीय ओम बिरला जी, उनकी बेटी बिना UPSC का एग्ज़ाम दिए IAS ऑफिसर बन गई और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट लोग जो बैकडोर से उनकी एंट्री बता जॉइंट सेक्रेटरी जो भारत सरकार में हुई, तो ये क्या बहुत बुद्धिमान लोग हैं कि इनको परीक्षा देने की भी ज़रूरत नहीं है? तो इन्होंने जो है ऐसे सैकड़ों जो है और लाखों IAS IPS बनने के लिए जो तैयारी करते हैं और जो ऐसे महत्वपूर्ण पद में बैठने के लिए और वो देश के प्रगति और विकास में अपना योगदान देने के लिए, तो वो सारे सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं, हर एक चीज़ को ध्वस्त कर रहे हैं। आरक्षण ये सीधी तरह से नहीं मिटा सकते हैं, तो इसलिए इन लोगों ने सारी वो सरकारी संस्थानें, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग सर्विस हो, चाहे वो आपका ONGC हो, चाहे आपका जहाज़ बनाने, हवाई जहाज़ बनाने का हो, या फिर आपके हवाई अड्डा को आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से निजीकरण कर दिया गया है सबका। यानी इनका जो है हर तरीके से आम व्यक्ति का जो भी पहले क्या है, संविधान में कोई एक निम्न आय वर्ग का भी व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के ऊंचे स्थान में वो भेज सकता है, डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है। समान अवसर, समान अवसर है सबके लिए। जिसमें बुद्धि है, जिसमें काबिलियत है, वो पहुंचेगा।
आप रोकने वाले कौन होते हैं? मगर इन्होंने वो सारा जो है सिस्टम बिगाड़ने का काम किया है और ये आगे भी वो सामंतीवाद, ऐसे मनुवादी व्यक्ति, ये विचारधारा के लोग हैं कि जो हजारों पुरानी जो व्यवस्था में ये देश को चलता था वही चीज़ वापस लाना चाहते हैं। तो ये इसलिए सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। और आज की डेट में ये हम देख रहे हैं, आए दिन आप यूट्यूब खोलिए या कुछ भी आप देखिए, उसमें ये देश में देश भर के युवा जाग गए हैं कि किस तरह का छलावा इन 10 वर्षों में हुआ। क्योंकि कमर तोड़ महंगाई के साथ साथ जो जिस तरह से जो बेरोजगारों की जो जमात खड़ी हुई है, लोग समझ गए कि हमें जो है धर्म का कार्ड खेल के हिंदू धर्म को बचाने के नाम पे जो है हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और ये आगे चल के इस देश के लोगों का उनका संवैधानिक अधिकार छीन के उनको भेड़ बकरियों की तरह, उनके कीड़े मकोड़ों की तरह उनका जो है व्यवहार करना चाहते हैं। तो अब समय आ गया है, देश की जनता जाग गई है। इनफैक्ट जो है हम लोग देख रहे थे, अभी हाल में ही देखा कि रायबरेली के अमेठी के लोग जो वहाँ पर भाजपा के सांसद रहे हैं, वहाँ के लोगों का भी जो स्वर, खासतौर से युवा वर्ग का स्वर बड़ी तेज़ी से इनके विरोध में खड़ा उठ रहा है। इन्होंने सवाल पे सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतने जो वादे किए गए थे उसके आपने उल्टा ही काम किया है। और इन 10 वर्षों में जो है मुकेश अंबानी को हम अमीर व्यक्ति, देश का अमीर व्यक्ति के नाम पे जानते थे, मगर गौतम अडानी को कोई नहीं जानता था। मगर इन 10 वर्षों में ये व्यक्ति जो है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। कैसे, कौन सी जादू की छड़ी गौतम अडानी के हाथ में आ गई? तो वो जादू की छड़ी है प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने इस देश की संपत्ति को लुटवाने का काम किया है। जिस तरह से आपका हसदेव जंगल जो छत्तीसगढ़ का भाजपा की सरकार वहाँ अभी 3-4 महीने पहले बनी, 1 महीने के अंदर 2000 हेक्टेयर जो उसमें जो फैला हुआ एक घना जंगल था, हसदेव जंगल, जो आदिवासियों के तमाम विरोध और विलाप के बाद भी उसको काट के ख़त्म इसलिए किया गया ताकि गौतम अडानी को वहाँ पर कोल माइनिंग का लीज दिया जा सके। आपका जो हसदेव में हो सकता है वो हमारे सारंडा जंगल छत्तीसगढ़, इसी के लिए वनाधिकार कानून में संशोधन किया गया। बिल्कुल, निश्चित रूप से वनाधिकार, वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया, यानी जंगल को बचाने के लिए। मगर जंगल कहाँ बच रहा है? हसदेव जंगल किस तरह कट गया? और जब जो हसदेव में हुआ वो हमारे सारंडा जो एशिया का सबसे बड़ा घना जंगल जो है, वहाँ पर यूरेनियम मिलता है। वहाँ कोयला मिला तो यहाँ पर यूरेनियम है, तो यूरेनियम पे भी इनकी नज़र है। आपका मणिपुर में जो जिस तरह से जिस प्रायोजित और सुनियोजित ढंग से जो वहाँ जातीय हिंसा भड़काई गई, वो इसलिए क्योंकि जिस पहाड़ी पे, जहाँ पर जिस घाटी पे जो कुकी जनजातीय समुदाय, जो आदिवासी समुदाय वहाँ बसते हैं, वहाँ पर भी यूरेनियम का बहुत बड़ा जखीरा मिला है, उसकी रिपोर्ट है। तो इनका जो है एक सिरे से जो आदिवासियों का उन पे नैसर्गिक संपत्ति पे जो वो दावा ख़त्म करना चाहते हैं, इस तरह की लूटपाट अब लद्दाख भी इनके निशाने पे है। जो सोनम वांगचुक ने इतने लंबे समय तक जो वहाँ पर आमरण अनशन किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये इस तरह का हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश को लगातार लूटने की योजना ये लोग बना रहे हैं। क्या कहेंगे, यूसीसी भी यूसीसी जो कानून है, हाँ, इस कानून को लाकर तमाम जैसे आदिवासियों के अधिकार हो, जैसे CNT SPT हो, तो इस सबको यूसीसी लाकर इन अधिकारियों को समाप्त करके कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से यूसीसी जो है यानी कि सामान्य नागरिक संहिता, इनका कहना है, जबकि ये देश जो है एक गुलदस्ता है, हमारा देश एक गुलदस्ता है। यहाँ पर आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ा वर्ग है, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, मतलब बहुत सारे जो समुदाय यहाँ पर अभी तक आज से 10 साल पहले तक बड़े चैन, अमन और प्यार के साथ रहते आए हैं। तो यूसीसी का इन्होंने जो है, जिसको संविधान के अनुच्छेद 44 में जो लाया तो ज़रूर गया था, मगर किसी सरकार ने भी उसमें छेड़छाड़ इसलिए नहीं की कि जो हमारी देश की खूबसूरती है उसको बनाए, जो जैसा है अपने रीति रिवाज से, अपने परंपरा, अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से रहे। मगर इन्होंने एक देश एक कानून, यानी ये थोपने वाली जो मानसिकता है इनकी, कि जो इनका जो है ना
कि सपना कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का, जिसमें इन्होंने 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में भी ये एजेंडा बनाया था कि आदिवासियत को ख़त्म करो और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो उसी के अंतर्गत इन्होंने 2014 में चर्चों पे हमला शुरू किया, 2015 में इन्होंने मॉब लिंचिंग किया मुसलमानों पे, और 2016 में इन्होंने सरना सनातनी एक है यानी आदिवासी हिंदू ही तो है, तो उसके लिए अलग से कॉलम कोड क्यों? ये फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? ये हमारे ऊपर थोपने वाले ये कौन होते हैं कि हम कौन हैं और हम कैसे रहना चाहते हैं? क्योंकि आदिवासियत का जो एक अपना जो पुराना इतिहास रहा है यहाँ पर अपनी परंपराओं को कायम करने का, और उसके अंतर्गत इन्होंने अंग्रेज़ों के भी जो दांत खट्टे करवा दिए, उनको घुटने टेकवा दिए, तभी तो 3 बड़े कानून विल्किंसन रूल, CNT एक्ट, SPT एक्ट जैसे कानून ज़मीन संबंधी हमारे आज भी यहाँ पर बने हुए हैं, कायम हैं, उसको ये एक झटके में ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी जो सभ्यता संस्कृति को ख़त्म करने का काम किया है, इन्होंने हमारी अपनी जो है पहचान को ख़त्म करने के लिए कहा है, क्योंकि RSS के मोहन भागवत ने ये बात कही कि आदिवासी हिंदू ही तो है, तो उसके लिए अलग से कॉलम कोड क्यों? और ये मैं बताना चाहती हूँ सब हमारे आदिवासी भाई बहनों को कि हमारा कॉलम कोड हट गया है जनगणना के प्रपत्र से। जनगणना एक ऐसा दस्तावेज होता है जो देश भर के अलग अलग समुदाय का जो आबादी का आंकड़ा बनाता है। तो 2011 में जो हमारा 10 करोड़ और 40 लाख का आंकड़ा बना था, वो अगर यही कायम रहा, जो इन्होंने कोड हटा के हमारे साथ जो घिनौना मजाक और हमारे ऊपर अन्याय किया है, तो हम आज की डेट में आधिकारिक रूप से इस देश के नागरिक भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि हमारा कॉलम कोड नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का कॉलम मौजूद है, 6 कोड कॉलम है, मगर 7वां में जो आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, जो इसमें 2011 में हमारे जो सरना आदिवासियों ने अपना जो 50 लाख का जो रिकॉर्ड बनाया था, अब ये भी ख़त्म हो गया है। मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा पिछले साल जो है नवंबर में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए 8वीं कक्षा के लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड किया गया था, जिसमें 5वीं अनुसूची का राज्य यानी आदिवासी बहुल राज्य में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड रहा, मगर सरना आदिवासी बच्चों के लिए नहीं रहा। तो वो आखिर कहाँ अपनी पहचान दर्ज कराएंगे? उनको उनके अधिकार से वंचित किया गया। वैसे मंशा तो इनकी यही थी कि झक मार के ये हिंदू कोड में डालें। तो इस तरह से हमारी पहचान के साथ जो एक खिलवाड़ किया गया है, जो अत्याचार किया गया है, अब वक्त आ गया है कि हम लोग इनका जगह दिखाएं और इनका अन्याय का जो है हम लोग जवाब दें। और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश भर में न्याय की गारंटी दे रही है, अभी तो कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटका में और तेलंगाना में, आप खुद ही समझ लीजिए, साउथ इंडिया का एक कह सकते हैं पढ़े लिखों का एक राज्य है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने ये सारा सिस्टम जो है युवाओं को 8,500 के हिसाब से 1 लाख साल का, और जो महिलाओं का जो है 8,500 1 साल का यानी 1 लाख जो है उनको न्याय दिलाने के लिए जो देने की बात की गई है। किसानों का कर्जा माफ़ी ये दूसरी बार होगा कि 2009 में भी कांग्रेस ने 65,000 करोड़ का जो है कर्जा माफ़ किया था, और इस बार जो है वो गारंटी दे रही है कांग्रेस कि GST मुक्त खेती कर सकेंगे, यानी कि वो जो भी सामान अपनी खेती के लिए खरीदेंगे GST नहीं लगेगा। हमारे देश में 18 से 28% जो GST लगती है वो अन्याय है लोगों के साथ में, और जहां सिंगापुर जैसे देश में 7% सबसे ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे, GST के कारण ही देश में महंगाई बढ़ गई है? निश्चित अभी रूप देखा से हर चीज़ का रेट अभी बिल्कुल GST का जब आप इस तरह का प्रतिशत अगर बनाते हैं, आपका पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है। कांग्रेस के समय में 50 के आसपास था, मिट्टी तेल आपका 20-25 रुपया मिलता था, आज तो 150 में भी लोग मिट्टी का तेल ढूंढते फिरते हैं। ये निश्चित रूप से ये बड़ी कंपनियों में कहीं ना कहीं खपत हो रही होगी इसकी, इसलिए आम व्यक्तियों के ये पहुंच से बाहर हो गया है।
और ना मिट्टी तेल ना डीजल खरीद पा के लोग अपना जो है गांव में बैठे जो किसान हैं खेती कर पा सकते हैं, अपने खेतों को सींच सकते हैं। तो इस तरह से लगातार इन्होंने बड़े संस्थागत तरीके से जो है हमारा अत्याचार, हमारे ऊपर अत्याचार किया है, लोगों को प्रताड़ित किया है। आप याद कीजिए नोटबंदी का समय किस तरह से 2016 में ही हमारे तो राज्य में वैसे CNT एक्ट को भी बदलने की कोशिश की गई थी और जिसका पुरजोर विरोध हमारे झारखंडियों ने किया, तो बैकफुट पे तो जाना पड़ा। मगर जो रघुवर सरकार ने उस समय जो है लैंड बैंक का एक नया फंडा निकाला और उसके तहत भी उन्होंने कोशिश की। 2016 में ही जो आपका नोटबंदी हुई, अपना पैसा है अपने बैंक से नहीं निकाल सकते हैं, लोग दर दर भटक रहे थे कि खाना कैसे खाएंगे, इलाज कैसे करेंगे, चलना फिरना सब बंद हो गया था। और वो भी अचानक 8 बजे आएंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे और लॉकडाउन, ये क्या बोलते हैं, नोटबंदी कर दिया। अगले साल इन्होंने GST इस तरह से 8 बजे का टाइम कर दिया। 2020 में इन्होंने जो कोरोना वायरस जो फैल रहा था उस समय भी अचानक बिना किसी चेतावनी की, चेतावनी सिर्फ राहुल जी ने दी थी कि कोरोना महामारी जिसको 2019 में ही केरल में जो है उसको काबू किया गया था, तो इसीलिए वो जान रहे थे कि मगर वो दूसरे हिस्सों में फैल चुका है, जो बाहर से आ रहे हैं लोग। तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि कोरोना के ऊपर कंट्रोल किया जाए, नहीं तो ये महामारी से बहुत देश दिक्कत में पड़ सकता है। मगर उसी समय फरवरी में ही भाजपा जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरा के, कमलनाथ जी के सरकार गिरा के और अपनी भाजपा की सरकार वहाँ पर बनाई। इनका ध्यान कहाँ था? ये तो इसी तरह का ही सिर्फ इनके जो है 1 पॉइंट एजेंडा है, किसी तरह से देशवासियों को परेशान करो, अपनी जो बढ़त और अपने आप को मजबूत करके ये इस तरह का शासन करना चाहते हैं। इनका पूरा ध्यान रहता है कि कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुँचाने के लिए। क्या बिल्कुल, यही कारण है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे देखा गया कि हजार उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अचानक लॉकडाउन लगने से जो फैक्ट्रियों में भी ताले लग गए, बहुत लोग जो है उनके पास जीने खाने का जो परेशानी हुआ, तो वो लोग अपने घर लौटने में, कई लोगों को पैदल, क्योंकि उस समय ना ट्रेन चल रही थी ना बसें चल रही थी, कोई भी संसाधन लोगों के पास नहीं था, तो फिर लोग पैदल चले और कितनी लोगों की मौत हुई उस समय। और इलाज का भी कोई तरीके का इंतज़ाम नहीं किया गया, ऑक्सीजन के सिलेंडर के चलते लोगों को, और वो भी इतने महंगे मिल रहे थे, बाप रे, 10-10, 20-20 हज़ार का एक सिलेंडर, ये सब वो भी बहुत मुश्किल था। और जो उस समय जो ट्रेन और सारा रुका, सिर्फ मालगाड़ी चलती थी, गुड्स ट्रेन। अभी हाल में ही मैंने देखा बिलासपुर में, वहाँ पर 3 घंटा ट्रेन, 5 घंटा ट्रेन लेट थी, और हम लोग 2 बजे से लेके 5 बजे तक हमने देखा कि वहाँ 20 मालगाड़ियाँ, जिसमें से मात्र एक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टिकर लगा था, बाकी सभी प्राइवेट रही होंगी, क्योंकि कोई स्टिकर नहीं लगा था उसके पास। सरकारी एक ही मालगाड़ी थी, और 3 घंटे में मात्र 3 पैसेंजर ट्रेन आई, और 20 मतलब हर 15 मिनट 20 मिनट 10-15 मिनट में एक मालगाड़ी गुजर रही थी वहाँ से। तो इसका कारण यही है कि जो एक व्यवस्था बना ली थी इन्होंने, आज भी लागू की है। मतलब लोग जो है अपने तय टाइम से कई घंटे जो लेट पहुंच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनसे इनको कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल, यही कारण भी देखा जाता है कि अभी वंदे भारत ट्रेन, लोकल ट्रेनों में देखी जा रही भीड़ है, और लोकल ट्रेनों को रोक दिया जाता है वंदे भारत को चलाने के लिए। इसमें आम लोगों को सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, बिल्कुल, पूंजीपतियों को, अमीर लोगों को वंदे भारत में कौन चढ़ सकता है? जो 4-5 हज़ार का जो टिकट खरीदेगा वही ना। हाँ, तो उनके लिए सुविधा बनाई जा रही है और आम व्यक्ति को जो है परेशान किया जा रहा है, ये लगातार दिख रहा है। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात कही, मैं धन्यवाद करूंगी, आभार प्रकट करूंगी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, DY चंद्रचूड़ जी, मैं कहूँगी कि ऐसे ही न्यायाधीश हमारे देश में हमें ज़रूरत है, जो हर एक चीज़ों पे, हर गलत चीज़ों पे नज़र रखते हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो उन्होंने आदेश दिया और जिस तरह की बातें उजागर हुई, ये कहते हैं कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार है, और ये सब हमेशा लगातार जो इन्होंने ये आरोप लगाते रहे, तो इससे भांडा फोड़ हुआ कि किस तरह का भ्रष्टाचार वाकई में ये लोग कर रहे हैं।
कोरोना के टाइम में भी जो आपका पीएम केयर फंड बना था, आज तक ये ऑडिट रिपोर्ट किसी के सामने नहीं आया है। ये बताना नहीं चाहते हैं, ये इनकी मलकियत हो गई। हज़ारों करोड़, मतलब कितने करोड़ों पैसे आए हैं, इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी। और जो वैक्सीनेशन का भी इन्होंने कहा कि मोदी सरकार फ्री में दे रही है, तो वो तो हर सरकार देती है, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया? मगर ये इस तरह की है बातें। दूसरा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का उसी समय की बात है, रेमडेसिविर और बहुत सारी ऐसी जो दवाइयाँ चल रही थी, बहुत महंगी बिक रही थी, 65,000, 35,000, 50,000 तक जा रही थी। वो बाद में पता चला कि वो सब रिजेक्टेड माल थे वो। और अभी तो आरोप भी लगाया जा रहा है कि उन कंपनियों से रेमडेसिविर, उन कंपनियों से भी फंडिंग लिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लिया। मतलब जो कंपनियों के जो दवाइयों को रिजेक्ट किया गया, उनको बाज़ार में इसलिए उतारा गया क्योंकि उन लोगों से, जैसे कि आपका कौन सी कंपनी याद नहीं आ रहा है, बहुत सारा कोविशील्ड, हाँ वो सब जो है तो साइड इफेक्ट भी देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा बिना ट्रायल के जो इन्होंने वैक्सीन जो इन्होंने बाज़ार में उतार दिया हड़बड़ी में, और देखा आपने किस तरह से मार्केट बना कोविड का, कोरोना का। कई नए बिजनेसेस खड़े हो गए, मास्क बनाने का, हैंड सैनिटाइज़र का। मतलब वो इतने महंगे, और लोगों को सोचना पड़ता था, मगर अपनी ज़िंदगी को दाव लगाना भी लगा के लोगों ने मतलब खरीदा, और कहीं ना कहीं अपने आपको नहीं, हाँ मतलब अपना आर्थिक रूप से लोग बहुत कमज़ोर भी हुए। तो इस बार का चुनाव बदलाव का होगा, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार ये देश को लूट खसोट के, जैसे राहुल जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो 22 लोगों को अरबपति से खरबपति बनाया, हम एक मतलब हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। तो ये जो बातें आ रही हैं, निश्चित रूप से लोगों को का विश्वास भी उन पे बढ़ा है, जमा है। और हम लोग यही लोगों से अपील कर रहे हैं कि सही और गलत में जो है पहचान कीजिए, समझिए, और अपने अधिकारों को बचाने के लिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है ये महायुद्ध है। ये महायुद्ध की तरह से ही देखिए कि अपने अधिकारों को, जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, जो बहुत सारे, अब हमें कर्तव्य भी समझाया है कि एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य क्या होता है। तो उसको अब कर्तव्य को निभाना है, तो फिर अपने आप को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, और इस देश को बचाना है। तो एक एक व्यक्ति को इस युद्ध में उतरना पड़ेगा, और जो है ये कारगर तरीके से जो है अपने आप को बचाने के लिए वोट करना होगा। वोट कहाँ करना है? जो पार्टी गारंटी दे रही है आपकी सुरक्षा की, आपके साथ न्याय करने की गारंटी दे रही है, कांग्रेस पार्टी, जो इंडिया गठबंधन, यानी 26 ऐसे राजनीतिक दल जो इन अत्याचारी लोगों के खिलाफ में खड़े हैं, आप भरोसा कीजिए, निश्चित रूप से जो है इस देश की जो बागडोर है, और जो ताकत है, और जो इस भविष्य को आपको अपने हाथ में लेना है, और दिशा बदलने की जो अपनी भूमिका निभानी है, ताकि फिर से वो कायम राज हो सके जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाता है। चलिए, धन्यवाद। ठीक।